हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत अगला आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स हम इसको बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में हम इस टॉपिक की 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपका इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट रिविजन हो जाए। इसके अलावा बच्चों, जो हमारी ये 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारी सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर के विशाल मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल हम डिस्कस करेंगे। 200 से 300 मीटर, 150 से 200 मीटर, 50 से 150 मीटर या फिर 10 से 50 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 50 से 150 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है उत्तर के विशाल मैदान की। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई के कारण होता क्या है, जो इसकी इतना विशाल ये उत्तर का मैदान है या फिर इसकी विशालता का कारण ही यही है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है, 50 से 150 मीटर है। अब क्या होता है कि जब इस क्षेत्र में नदियां आती हैं, क्या होता है कि जो हिमालय, मान लीजिए हिमालय है ना, हिमालय से जब नीचे नदियां उतरती हैं और इस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अब इसकी क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम है, 50 से लगभग 150 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जब ये समुद्र तल से ऊंचाई कम हो जाती है तो यहाँ पर नदियों का वेग काफ़ी कम हो जाता है। नदियों का वेग या फिर नदियों की जो स्पीड होती है बहुत स्लो हो जाती है ना, और अपने साथ लाए हुए जो अवसाद होते हैं नदियों के साथ, तो वो उनको यहाँ पर ही डिपॉजिट कर देती हैं, है ना, नदियों के आसपास के क्षेत्र में ही यहाँ पर छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके पास उतना वेग नहीं होता कि वो अपने साथ उनको आगे ले जा पाएं। ठीक है, तो इससे ही मैदानों का निर्माण होता है और उत्तर के विशाल मैदान की विशालता का कारण ही यही है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किन संरचनाओं के मध्य है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हिमालय व तटीय मैदानों के मध्य, प्रायद्वीपीय पठार व तटीय मैदानों के मध्य, हिमालय व मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य, या फिर हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में। तो बच्चों, जो उत्तर का विशाल मैदान है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार जो संरचनाएं हैं इनके मध्य में उत्तर का विशाल मैदान सिचुएटेड है। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जब हम इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं तो हम इसको 6 भागों में पढ़ते हैं। जैसे उत्तर में आप हिमालय देखेंगे, यहाँ पर है ना, उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला यहाँ पर। फिर उसके बाद आप ये वाला देखते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। फिर इसके दक्षिण में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तटीय मैदान आप देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं भारत का, और यहाँ पर द्वीप और द्वीप समूह देखते हैं ना। तो ये 6 भाग हम पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन में। तो पूछ ये रहा है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स है ये किन संरचनाओं के मध्य में? तो ये हिमालय और जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो इनके मध्य में उत्तर का विशाल मैदान स्थित है। आपको याद रखना, ये जो पूरा क्षेत्र है आपको दिख रहा है, इसे हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। ये ठीक है, ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? जो उत्तर के विशाल मैदान के अंदर हम अलग अलग डिवीजन पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र पढ़ते हैं, उसमें से सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, भांवर, तराई, बांगर या फिर खादर। तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो इनमें से जो खादर होता है ये सबसे उपजाऊ मैदान होता है। ठीक है, देखिए 4 चीजें हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। एक तो भांवर प्रदेश पढ़ते हैं, एक तराई प्रदेश पढ़ते हैं, एक बांगर प्रदेश पढ़ते हैं और एक खादर प्रदेश पढ़ते हैं। भांवर की विशेषता क्या होती है बच्चों? हिमालय के बाद जैसे ही नदियां नीचे उतरती हैं तो पहला वाला जो क्षेत्र आता है इसको हम बोलते हैं भांवर, है ना। ये कैसा क्षेत्र होता है? ककरीला पथरीला क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, नदियां जैसे ही अपने गिरिपाद प्रदेश में आती हैं, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो अपने साथ लाई हुई बड़ी बड़ी कंकड़, पत्थर, चट्टानों को यहाँ पर ही छोड़ देती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में तो नदियों का वेग ज्यादा था, लेकिन जैसे ही इसके गिरिपाद प्रदेश या फिर फुट हिल रीजन में आती हैं तो इनका क्या वेग एकदम से कम हो जाता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को इस क्षेत्र में ही छोड़ देती हैं। इसको हम भांवर प्रदेश बोलते हैं। इसके बाद वाले क्षेत्र को, ठीक है, इससे आगे जब नदियां पहुंचती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे अवसाद ले जाती हैं, छोटी छोटी बारीक कण ले जाती हैं और उनको यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र होता है दलदली होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन।
ठीक है। तो तराई रीजन कैसा होता है, दलदली व अत्यधिक नमी वाला होता है, बांगर के बाद, भावर के बाद। इसके अलावा बांगर क्या होता है, बांगर में पुरानी जलोढ़ के निक्षेप पाए जाते हैं, है ना। पुरानी जलोढ़ मृदा मतलब नदियों से, मान लीजिए ये नदियों का क्षेत्र है ना, ये नदियों है, तो नदियों से दूर का और ऊंचा स्थान जो होता है उसको हम बांगर बोलते हैं, और नदियों के पास का और कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है ये खादर होता है। ठीक है। खादर सर्वाधिक उपजाऊ इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर हर साल मृदा का नवीनीकरण होता रहता है ना। एक साल आपको पता होगा वर्षा ऋतु में खासतौर पर बाढ़ आती है, ठीक है। तो बाढ़ के कारण क्या होता है, इसका उपजाऊपन हमेशा होता रहता है, हर साल होता रहता है, ठीक है। इस कारण से इसका उपजाऊपन भी बना रहता है, इस कारण से सर्वाधिक उपजाऊ होती है खादर। यहाँ पर कौन सी, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके ऊपर बच्चों उत्तर के विशाल मैदान टॉपिक के अंतर्गत मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बना रखा है, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी बाय साहू सर, है ना, ज्योग्राफी बाय साहू सर, तो इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा उत्तर का विशाल मैदान, तो वो आप एक बार देख लेना, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। बहुत डिटेल में मैंने आपको वहां पर चीजें क्लियर की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक और संरचना आती है डेल्टा, जैसे बांगर, खादर, तराई, इसमें एक और संरचना आती है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, अमेजन का डेल्टा, या फिर बोल्गा का डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जब नदी बच्चों अपने मुहाने पर पहुंचती है, मुहाने का मतलब क्या है, कोई समुद्र है, महासागर है, झील है, जहां पर भी एट द एंड नदी अपना जल गिराती है। ठीक है, तो नदी जब अपने मुहाने पर पहुंचती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई काफी कम हो जाती है, और समुद्र तल से जब ऊंचाई काफी कम हो जाएगी तो नदी की स्पीड भी काफी स्लो हो जाएगी, और नदी इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं के रूप में समुद्र या फिर महासागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, और यहाँ पर ही जो उसके साथ अवसाद थे थोड़े बहुत उनका निक्षेप यहाँ पर कर देती है। ठीक है, और इससे जो संरचना बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या फिर इसको हम सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी में ये बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में निम्न में से कौन सी नदियां सहायक है ना। जो ये उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स बन रहा है, इसमें कौन कौन सी नदियां सहायक हैं, तो ऑप्शन है नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, महानदी ब्रह्मपुत्र, या फिर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही ये उत्तर का विशाल मैदान निर्माण किया जा रहा है। आपको पता होगा ये सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर तिस्ता और असम तक ये पूरा फैला हुआ है ना, जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान है बच्चों, ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसी के कारण आप देखोगे बहुत सारी फसलों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जितने भी इस मैदान में राज्य स्थित हैं वहां पर खेती अच्छी खासी होती है ना, फसलों का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। उसका रीजन ये है कि ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा एसएससी 2022 का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड कुछ किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आपको गाइड करेगी और टीच करेगी, है ना। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एसएससी में, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और बाकी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा यदि आप DSSSC कोड को बच्चों यदि अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोड अप्लाई करना मत भूलना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग तरीके से, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं पर्सनल। ठीक है, करना वही है, आपको प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बाकी डिटेल आपको सारी वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, साइंस वहाँ पढ़ सकते हैं आप, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलें, एक बार आप विजिट जरूर करें हमारी एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन खादर, बांगर, भांवर, या फिर
तराई। तो नवीन कॉप के निक्षेप बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा खादर। नवीन कॉप मतलब वही है, नवीन जलोढ़ के निक्षेप भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसको ही कॉप मृदा भी बोला जाता है। तो नवीन जलोढ़ निक्षेप बोल लीजिए, नवीन कॉप निक्षेप बोल लीजिए, तो इसको हम बोलते हैं खादर, है ना। अभी मैंने आपको बताया था जो खादर प्रदेश होता है बच्चों, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा या फिर नवीन कॉप निक्षेप या फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। नवीन शब्द क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि हर साल जब बाढ़ आती है तो इसका नवीनीकरण होता रहता है और मृदा का उपजाऊपन बना रहता है, ठीक है। इस कारण से सबसे उपजाऊ प्रदेश खादर प्रदेश होता है और यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि जो बांगर प्रदेश होता है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये नदियों से दूर के स्थान और ऊंचे स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मृदा का नवीनीकरण नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मैदान कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस मैदान में है ना? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील नदी का मैदान, अमेजोन का मैदान या फिर मिसिसिपी मैसोरी का मैदान। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करेंगे बच्चों, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही सर्वाधिक आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ही वर्तमान में करीब 24-25 करोड़ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, जितने भी राज्य हैं आपको पता होगा सेकंड नंबर पर ओवरऑल हम आते हैं विश्व में पॉपुलेशन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मैदान हमारे पास ही है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भी यही है। इसके अलावा सबसे उपजाऊ मैदान भी यही है। इसके अलावा इसके द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, तो सबसे बड़ा डेल्टा भी यही नदियां बनाती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भांवर की तंग पट्टी की विशेषता क्या होती है ना? अब भांवर प्रदेश को पूछ रहा है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ककरीला क्षेत्र होता है, दलदली होता है, उपजाऊ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भांवर प्रदेश होता है बच्चों, ये ककरीला या फिर मोटे मोटे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से बना क्षेत्र होता है ना। अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। ये हिमालय प्रदेश है ना, ये मान लीजिए शिवालिक या हिमालय प्रदेश है। यहां से कोई नदी निकली इस प्रकार से, है ना, यहां से इस प्रकार से नदी निकली। तो यहां पर जब ये पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है बच्चों, है ना, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई काफी ज्यादा होती है ना, काफी ऊंचाई पर होता है। तो यहां पर क्या होता है, नदियों का वेग काफी तीव्र होता है। तो नदियों का वेग जब तीव्र होगा तो वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चट्टानें बहा करके ले जाएंगी, क्योंकि उनका वेग काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वो इस रीजन में आती हैं, है ना, इस रीजन में, तो देखिए ढाल कम हो गया। ढाल जब कम हो जाएगा तो अपने साथ जो भी वो कंकड़ पत्थर लेकर के आई थी, तो उनको यहाँ पर वो डिपॉजिट कर देती हैं इस प्रकार से, क्योंकि उनका वेग क्या हो गया, नदी का वेग कम हो गया। अब वो आगे इनको नहीं ले जा पाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये ककरीली पथरीली एक संरचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं भांवर प्रदेश, है ना। तो इसकी विशेषता क्या होती है भांवर प्रदेश की, कि ये ककरीला क्षेत्र होता है या फिर पथरीला क्षेत्र होता है। इसके अलावा एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कंकड़ पत्थर होते हैं ना बच्चों, कि नदियाँ खासतौर पर जो छोटी नदियाँ होती हैं, इन पत्थरों या फिर चट्टानों के बीच में प्रवाहित होती है ना, तो यहाँ पर नदियाँ कई बार दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इनकी विशेषता ये भी रहती है कि यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा कृषि के लिए भी ये क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ नहीं होता है। कृषि के लिए भी ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि ककरीला क्षेत्र है ना। और इसके बाद जब नदियाँ इसको क्रॉस करती हैं तो इसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की विशेषता क्या होती है, ये काफी दलदली और नम भूमि वाला क्षेत्र होता है। ये दलदली और नम भूमि वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ पर फसलें कौन सी ली जाती हैं, इसमें फसलें ली जाती हैं जिनको ज़्यादा जल की, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, है ना, ये सारी फसलें यहाँ पर हो जाती हैं, जैसे चावल हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तराई रीजन जो होता है इसकी भूमि कैसी होती है? समतल, नम, दलदली। तो तीनों विशेषताएं होती हैं इसकी बच्चों। अब भी मैंने बताया कि भांवर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, ये कैसा क्षेत्र होता है, ये समतल भी होता है, नम भी होता है, दलदली। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, समतल, नम और दलदली, है ना। भांवर के बाद जब नदियां क्रॉस करेंगी, जो पथरीला क्षेत्र होता है, मैंने अभी बताया था, ये भांवर, है ना, ये कौन सा क्षेत्र था, भांवर।
ठीक है, इसको हमने बोला था भांवर। अब जब नदियां बच्चों यहाँ से क्रॉस करती है ना, तो इस प्रकार से, चूंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर थे तो फैल करके ज्यादा क्षेत्र में वापस क्रॉस करती हैं इस प्रकार से, है ना। और ज्यादा क्षेत्र में जब नदियां फैलेंगी तो यहाँ पर ज्यादा दलदली क्षेत्र बनता है। कैसा क्षेत्र बनता है? दलदली और नम भूमि वाला क्षेत्र बनता है। एक बात आपको याद रखना है। तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? एक तो यहाँ पर नदियां फैल करके बाहर निकलती हैं, नम और दलदली भूमि वाला ये क्षेत्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर फसलें कौन सी ली जाती हैं? जो अत्यधिक सिंचाई वाली होती हैं, क्योंकि ये नमी वाला क्षेत्र, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, ये सारी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी के मौसम में कुछ बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, खासतौर पर इस रीजन में जो स्थित है। खासतौर पर आप देखेंगे गोरखपुर के आसपास वाला रीजन होता है। तो जैसे ही गर्मी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मच्छर मक्खी का प्रकोप आपको देखने को मिलता है और मलेरिया जैसी बीमारी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र होता है भांवर के बाद, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, तो धान की जाती है बच्चों, जूट की जाती है और गन्ने की जाती है। ठीक है, तो 1, 2 और 4, तो ये अभी मैंने आपको बताया। तराई रीजन कौन सा है? दलदली नमी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वो फसलें ही ली जाएंगी जिनको ज्यादा वर्षा या फिर ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो धान, गन्ना और जूट, इन फसलों की यहाँ पर कृषि की जाती है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि एक ही टॉपिक में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? ठीक है, तो किस राज्य में नहीं है? पंजाब में है इसका विस्तार, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, जबकि महाराष्ट्र में इसका विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है बच्चों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, इसके अलावा कुछ झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश का बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, भिंड मुरैना वाला। ठीक है, तो इन रीजन्स में आपको उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा भी है, इसमें इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया था हालांकि। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बांगर। जो बांगर प्रदेश होता है बच्चों, यहां पर जो मृदा पाई जाती है, यहां पर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, आपको याद रखना है ना। और नई जलोढ़ मृदा कहां पाई जा रही थी? नई जलोढ़ मृदा खादर प्रदेश में पाई जा रही थी। ठीक है, तो ये सारे प्रदेश मैंने आपको इनको 12 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिए। आई थिंक आपको चीजें क्लियर होंगी ना। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको इसको डिटेल में थ्योरी वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने इसको कवर कर रखा है ज्योग्राफी वाइज साहू सर प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। पहले आप वो थ्योरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यदि आप ये 12 क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच वहाँ पर लाइव है। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।